चलिए बेटा बिस्मिल्लाह करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग पे हमारा काम चल रहा था और बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। जहाँ पर हमने देखा था कि सर कॉस्ट की क्लासिफिकेशंस क्या है। जहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को हमने ब्रेक किया था। कहा था कि भाई प्रोडक्शन से रिलेटेड हमारे पास जो कॉस्ट है वो तीन है। मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, ओवरहेड की कॉस्ट। फिर हमने कहा था नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी तीन है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड फाइनेंस कॉस्ट। फिर हमने मटेरियल को दो फर्दर पार्ट में ब्रेक करा था कि डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। लेबर को भी दो पार्ट में ब्रेक किया था, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर होता है, और इनको डिटेल में आपको समझा भी दिया था कि डिफरेंस क्या होता है। फिर हम आगे बढ़े थे तो हमने कहा था कि फाइनली हमारे पास जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें तीन चीज़ें बचती हैं। नंबर वन डायरेक्ट मटेरियल, नंबर टू डायरेक्ट लेबर एंड नंबर थ्री प्रोडक्शन ओवरहेड। फिर हमने क्लास खत्म करते करते कहा था कि अब हमें जाना है कॉस्ट के बिहेवियर के ऊपर, कि कॉस्ट बिहेवियर क्या होता है और कैसे इसके ऊपर काम किया जाता है। चलिए बेटा बिस्मिल्लाह करते हैं कॉस्ट बिहेवियर पे। कॉस्ट बिहेवियर में बात शुरू करने के लिए तीन किस्म की कॉस्ट से हम बात शुरू करते हैं। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है सर, ये तीन कॉस्ट है बेटा जिनसे हमें वास्ता पड़ता है। कॉस्ट की बहुत सारी क्लासिफिकेशन होती हैं। फिक्स्ड है, सेमी वेरिएबल है, स्टेप कॉस्ट है, स्टेप डाउन है, स्टेप अपवर्ड है, कमिटेड कॉस्ट है, एट्रीब्यूटेड कॉस्ट है, कंट्रोलेबल कॉस्ट है, नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट है, रेलिवेंट कॉस्ट है, इररेलिवेंट कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, संक कॉस्ट है, पास कॉस्ट है एंड सो ऑन। ये सब जो नाम मैंने लिए हैं सब आपके सिलेबस में हैं, लेकिन क्या है आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आएंगे। अब इनमें से फिलहाल मैं तीन चीज़ों पे बात करने जा रहा हूँ। कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जिनको हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट उन कॉस्ट को कहा जाता है जो प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करती, प्रोडक्शन से इंडिपेंडेंट है। आप चाहे प्रोडक्शन कम कर लो, आप चाहे प्रोडक्शन ज़्यादा कर लो, आपकी कॉस्ट वहीं की वहीं रहेगी। इसे हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट। समझाने के लिए एक मुनासिब एग्जांपल वो बन सकता है हमारा फैक्ट्री का रेंट। मान लें आपकी फैक्ट्री रेंट पर है और आप लोग 5 लाख रुपए का रेंट पर मंथ पे करते हो। पहला महीना सर प्रोडक्शन बहुत कम हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेंट तो 5 लाख देना ही पड़ेगा। अगला महीना सर प्रोडक्शन बेतहाशा बढ़ गई, अच्छी बात है, रेंट नहीं बढ़ेगा, रेंट आपको वही देना है 5 लाख का। तीसरा महीना किसी वजह से प्रोडक्शन बंद करनी पड़ गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेंट आपका फिक्स्ड है, आपको वही 5 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो हमारे पास कुछ ऐसी कॉस्ट है जो प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही। प्रोडक्शन कम हो या ज्यादा हो, वो कॉस्ट वहीं की वहीं है। ऐसी कॉस्ट को हम नाम दे रहे हैं फिक्स कॉस्ट। कुछ कॉस्ट ऐसी भी होती हैं जो प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट होती है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी कॉस्ट भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे प्रोडक्शन गिरेगी कॉस्ट भी गिरेगी। उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। समझाने के लिए एक मुनासिब सा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट मटेरियल। मान लो हम शर्ट बनाकर बेचते हैं, एक शर्ट बनाने में 100 रुपए का कपड़ा लगता है। ठीक है, शुरू हो जाओ। एक शर्ट बनाओगे 100 रुपए का कपड़ा, दो बनाओगे 200 रुपए का कपड़ा, पांच बनाओगे 500 रुपए का कपड़ा, 10 बनाओगे 1000 रुपए का कपड़ा। जैसे जैसे प्रोडक्शन का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारी मटेरियल की कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे प्रोडक्शन गिरती जा रही है हमारी मटेरियल की कॉस्ट भी कम होती जा रही है। इसका मतलब है ये कॉस्ट क्या हो गई, ये एक वेरिएबल कॉस्ट हो गई।
जो प्रोडक्शन पे डिपेंड कर रही है, प्रोडक्शन के साथ बढ़ रही है या प्रोडक्शन के साथ कम हो रही है। फिर एक और तीसरा नाम लिखा हुआ है सेमी वेरिएबल, जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। सर ये क्या है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट बेटा ऐसी कॉस्ट को कहा जाता है जिसका कुछ पोर्शन फिक्स्ड होता है लेकिन रिमेनिंग पोर्शन वो उसका वेरिएबल होता है। ये कॉस्ट कहलाती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। पहले एक नॉर्मल सी एग्जांपल समझो। पीटीसीएल के फोन लगे हुए होते हैं, घरों में भी होते हैं, ऑफिस में भी होते हैं, फैक्ट्रियों में भी होते हैं। कभी तो आपने पीटीसीएल के फोन पर नजर, बिल पे नजर डाली होगी, ठीक है? तो नजर क्या आएगा? नंबर 1, वो कहते हैं हमारी लाइन हर वक्त आपके घर पर आती है, वो चार्ज करते हैं लाइन रेंट, मान लो 400 रुपए। फिर क्या बोलते हैं? सर आप जितने कॉल करेंगे उसके हिसाब से आपको कॉल चार्जेस भी देने पड़ेंगे। मान लो एक कॉल के आपको 5 रुपए देने पड़ेंगे। अब किसी महीने आपका बिल आया 500 रुपए का, आप क्या बोलोगे? यार मैं एक फोन भी नहीं करता, 400 रुपए का बिल तो वैसे भी आना था, लाइन रेंट वो मेरी फिक्स कॉस्ट है, 100 रुपए का बिल इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने कुछ फोन भी किए होंगे। अगला महीना 900 रुपए का बिल आ गया। अब आप क्या बोलोगे? इसमें मेरे 400 रुपए तो फिक्स कॉस्ट है, बाकी जो 500 रुपए का बिल आ रहा है वो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है। अब इसी बात को अप्लाई करके देखिए थोड़ा सा और आगे। मान लें हम किसी को सुपरवाइजर की पोस्ट पे रख रहे हैं, प्रोडक्शन सुपरवाइजर। उसने कहा मेरी सैलरी क्या होगी? हमने कहा आपकी सैलरी होगी 40,000 रुपए पर मंथ। हाँ, लेकिन ऐसा है 40,000 रुपए के अंदर आपने ज्यादा से ज्यादा 20 वर्कर की सुपरविजन करनी है। हमने कहा अगर आपको कभी हमने कहा 20 से ज्यादा वर्कर को सुपरवाइज करो तो हर वर्कर के आपको 1,000 रुपए महीने के अलग से देंगे। पहला महीना हमने खाली उनको 15 वर्कर दिए सुपरवाइज करने के लिए, कितने पैसे देने पड़ेंगे? 40,000, क्योंकि वो हमारी फिक्स कॉस्ट है। अगला महीना हमने उन्हें 22 वर्कर दिए सुपरवाइज करने के लिए, अब कितने पैसे देंगे? अब 42,000। उस 42,000 में 40 तो देने ही देने, वो आपकी फिक्स कॉस्ट है। बाकी जो 2,000 रुपए आपको देने पड़ रहे हैं वो आपकी एक वेरिएबल कॉस्ट है। ऐसे ही बेटा समझाने के लिए कुछ बातें ऐसी होती हैं, हम सोच रहे होते हैं कि अभी करें ना करें, पता नहीं बच्चों की समझ में कॉन्सेप्चुअली आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, नई नई बातें चल रही हैं। जिसको हम कहते हैं ना फिक्स कॉस्ट। जब मैंने उसका एग्जांपल बोला था फैक्ट्री का रेंट, तो मैंने कहा था मुनासिब सा एग्जांपल। वजह क्या है? इन अ लॉन्ग रन कोई कॉस्ट फिक्स नहीं होती। इन अ लॉन्ग रन ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल। शॉर्ट रन में कोई कॉस्ट फिक्स्ड हो सकती है। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री का रेंट, आप बताओ क्या सारी जिंदगी रेंट एक जैसा होता है? नहीं नहीं सर, नॉर्मली रेंट का 1 साल का एग्रीमेंट होता है नॉर्मली, उसके बाद रेंट 5-10% बढ़ जाता है। तो हम कहते हैं ना फिक्स कॉस्ट, का मतलब ये होता है ये वो कॉस्ट होती है जो किसी टाइम पीरियड के अंदर क्या होती है? फिक्स्ड होती है। जिस पीरियड की आप प्लानिंग कर रहे हो उस पीरियड के अंदर वो कॉस्ट क्या है? फिक्स्ड है। अदरवाइज लॉन्ग रन में तो वो चेंज हो जाती है। ऐसे एग्जांपल लेते हैं, चलो अभी आप लोग सितंबर में एडमिशन ले रहे हो मार्च 25 के अटेम्प्ट के लिए, ठीक है? ऐसे कुछ है ना बेटा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, डमी फिगर बोलता हूँ। मान लो आपसे कहा जा रहा है आप एक पेपर की फीस 20,000 रुपए पे कर दो, ठीक है? लेकिन कैसे? जो सितंबर में एडमिशन ले रहा है उसने भी एक सब्जेक्ट के 20,000 रुपए देने। अगर किसी ने अक्टूबर में एडमिशन लिया उसने भी पैसे 20,000 रुपए देने। इवन किसी ने रिजल्ट के बाद भी एडमिशन लिया जब भी उसको कितने देने? 20,000 रुपए। क्यों? क्योंकि इस 6 महीने के दौरान इन्होंने अपनी फीस फिक्स रखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल 20,000। अब जो भी एडमिशन लेगा क्या बोलेगा? यार अभी लो या बाद में लो, देने 20,000 ही पड़ेंगे। लेकिन क्या होगा मार्च के बाद इन्होंने 1,000 रुपए फीस अगर बढ़ा दी तो क्या होगा? वो फीस बढ़कर अगले 6 महीने के लिए क्या हो जाएगी? फिर फिक्स्ड हो जाएगी। तो जब कहते हैं ना कोई कॉस्ट फिक्स्ड है, तो बेसिकली हम बात कर रहे होते हैं कि हम जिस पीरियड की प्लानिंग कर रहे हैं, जिस पीरियड का हिसाब किताब बना रहे हैं, उस पीरियड में उसने चेंज होना ही नहीं होना।
अगर किसी कॉस्ट ने उस पीरियड में प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होना, उस पीरियड के लिए उसको क्या मान लो, फिक्स कॉस्ट मान लो। अदरवाइज लॉन्ग रन में तो हर कॉस्ट ने कभी ना कभी बदल ही जाना। सही है सर। अब बेटा ये जो है ना हमारे पास फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इनके ड्यूल बिहेवियर है, डबल बिहेवियर है। अगर इनको आप इन टोटल देखो, बिहेवियर कुछ और है। आप अगर इनको पर यूनिट देखो तो बिहेवियर कुछ और है। ये बात को ऐसे मजाक में समझना। किसी साहब को वीडियो में देखा, मूवी में देखा, क्या लगा, यार बहुत अच्छा हीरो है, बहुत अच्छा है। मान लो पर्सनली मिलने का इत्तेफाक हुआ, क्या बोला, मिल के इतनी खुशी नहीं हुई। मूवी में सही है, मिल के इतनी खुशी नहीं हुई, बिहेवियर अलग अलग दिखा। जब मूवी में कुछ और दिखता है, मिलने जाओ कुछ और है। इसी तरीके से हम लोग जब बिहेवियर की बात करते हैं तो जिन कॉज के हम नाम देख रहे हैं, इनके डबल बिहेवियर। अगर इनके बिहेवियर को नहीं समझा, ना आप इनकी प्लानिंग कर पाओगे, ना आप इनकी कंट्रोलिंग कर पाओगे। देखो बिहेवियर समझना क्यों जरूरी है, बात को मजाक में समझो। आप किसी को अच्छा दोस्त बनाना चाहते हो, कोशिश क्या होगी, या उसके बिहेवियर को देखते हुए उससे बात की जाए। मान लो बिहेवियर ये छोटी छोटी बात पे, मजाक में बुरा मान जाता है, तो आप क्या बोलोगे, यार इससे जरा मजाक में एहतियात करनी चाहिए। किसी दोस्त का बिहेवियर क्या है, बड़ी से बड़ी बात मजाक में बोल दो, वो हंसता रहता है। अब अगर इसके बिहेवियर के लिहाज से इससे खुल के मजाक कर सकते हैं। जिस तरह दोस्ती आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों का बिहेवियर समझ में आना चाहिए, वरना दोस्तों से दोस्ती नहीं चल पाएगी। इसी तरीके से कॉस्ट की प्लानिंग और कंट्रोलिंग करने के लिए कॉस्ट का बिहेवियर भी समझ में आना जरूरी है। बगैर बिहेवियर समझे प्लानिंग और कंट्रोलिंग नहीं कर पाओगे। हम बेटा जरा एक एक करके इनके बिहेवियर को डिटेल में लेके चलते हैं। पहला बिहेवियर फिक्स कॉस्ट इन टोटल का। और ये बिहेवियर हम लोग कुछ ग्राफ पेपर की मदद से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बेटा, कोई बहुत हाई फाई ग्राफ हमें नहीं बनाने, जरा रफली समझना है बातों को। ग्राफ मैं बना रहा हूं आपको बिहेवियर समझाने के लिए इन बिटवीन प्रोडक्शन। और मान लो हमारी फिक्स कॉस्ट है फैक्ट्री का रेंट, और एज्यूम कर लो हमारा फैक्ट्री का रेंट है 1 लाख पर मंथ। ये हमारा फैक्ट्री का रेंट है। अब मैं प्रोडक्शन और फैक्ट्री रेंट के दरमियान रिलेशनशिप देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, पहला महीना प्रोडक्शन 0, कुछ भी नहीं, रेंट कितना होगा, वही 1 लाख। अगला महीना अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई, रेंट कितना होगा, सर वही 1 लाख। अगला महीना अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्शन बेतहाशा बढ़ गई, जब भी रेंट कितना होगा, सर वही 1 लाख। अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो ये कुछ स्ट्रेट लाइन की शक्ल इख्तियार करेगा। और ये स्ट्रेट लाइन आपको कुछ समझा रहा है। देखो ग्राफ तो आपने इकोनॉमिक्स में बहुत बनाए, आप भी उसको डिराइव करना जानते हो। नजर क्या आ रहा है, फैक्ट्री का रेंट प्रोडक्शन से इंडिपेंडेंट भाग रहा है। इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन बढ़ रही है, जब भी रेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्रोडक्शन कम हो रही है, जब भी रेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है सर, कॉन्सेप्ट क्या बना इस ग्राफ का, फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल remains constant at all level of activities। एक्टिविटीज का मतलब प्रोडक्शन, आप जो भी काम कर रहे हो। ये जो फिक्स कॉस्ट है ना इन टोटल, ये कांस्टेंट रहती है एट ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटीज। ये इसका बिहेवियर है इन टोटल। लेकिन इसी फिक्स कॉस्ट का
एक बिहेवियर और भी है सर, वो क्या है? वो है फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। अब बेटा पहले ये समझना पर यूनिट का मतलब क्या है। हमारा फैक्ट्री का रेंट है 1 लाख, पहला महीना 1 लाख रुपए का रेंट पे करके 10,000 यूनिट हमने बनाया। मालूम करना चाहता हूँ एक यूनिट पे रेंट कितना लगा। आंसर आ गया 10 रुपए पर यूनिट। दूसरा महीना 1 लाख रुपए का रेंट है, 20,000 यूनिट हमने बनाया। वही रेंट गिर कर कितने पर आ गया? 5 रुपए पर यूनिट। और आगे बढ़े, 1 लाख रुपए का रेंट, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्शन और बढ़ गई, 50,000 यूनिट की हो गई, वो आ गया 2 रुपए पर यूनिट। अब समझने की कोशिश करना, प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, 10,000, 20,000, 50,000, रेंट इन टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रेंट वही का वही है, 1 लाख 1 लाख 1 लाख। लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, हमारी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होती जा रही है? वो कम और कम और कम होती जा रही है। अगर इसी बात को ग्राफ पेपर पे हम प्लॉट करें, और प्रोडक्शन एंड रेंट पर यूनिट के दरमियान ग्राफ बनाए, ये बेटा कुछ इस किस्म का बनेगा, इनवर्स रिलेशनशिप। जैसे जैसे प्रोडक्शन का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, रेंट पर यूनिट हमारा क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन गिरती जा रही है, रेंट पर यूनिट हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। कंक्लूजन क्या निकला सर? फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट वेरीज विद द लेवल ऑफ एक्टिविटीज। इन जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है, ये वेरी कर रही है विद द लेवल ऑफ एक्टिविटीज। अगर मैं इस बात की समरी बनाऊं, तो हमारी समरी कुछ इस तरह की बन रही है। इन टोटल एंड पर यूनिट, जिस चीज को हम कह रहे हैं फिक्स कॉस्ट, इन टोटल वो वाकई में फिक्स्ड है, लेकिन पर यूनिट क्या है? वो वेरिएबल है, कम ज्यादा हो रही है। यानी फिक्स कॉस्ट इन टोटल वो फिक्स्ड है, लेकिन पर यूनिट तो क्या हो रही है? वो तो वेरी कर रही है, कम ज्यादा हो रही है। इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा हुआ है, एक सेंटेंस लाजमी सुना होगा, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। बेटा लार्ज स्केल प्रोडक्शन का बेनिफिट हर कोई लेता है। जैसे जैसे लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे जाओगे, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी? कम होना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान और चाइना कंपेयर करते हैं। ऐसे चाइनीज प्रोडक्ट सस्ती होती है, बहुत सारे रीजन होंगे, ऐसे ही अपनी बात बनाने के लिए एक रीजन बना लेते हैं। मान लो हम पाकिस्तान में प्रोडक्शन करते हैं, फैक्ट्री हमारी रेंट पर है, और हमारा रेंट है 1 लाख रुपए पर मंथ। किसी की फैक्ट्री चाइना में है, वो भी रेंट पर है, उसका भी पाक रुपी में रेंट है 1 लाख रुपए पर मंथ।
मान लो वो भी यही पेन बनाता है, हम भी यही पेन बनाते हैं, फर्क इतना सा है, हमारी एक लिमिटेड मार्केट है, हम सिर्फ पाकिस्तान के लिए बनाते हैं, उसकी मार्केट पूरी दुनिया में फैली हुई है, वो पूरी दुनिया में बना बना के एक्सपोर्ट कर रहा है। हमने 1 लाख रुपए का रेंट पे करके 10,000 पेन बनाए किसी महीने। क्या बोलेंगे, हर पेंट में 10 रुपए का तो खाली रेंट लग रहा है। उसने बनाए 1 लाख रुपए का रेंट देकर 1 लाख पेन, वो क्या बोलेगा, हर पेन में 1 रुपए का रेंट लग रहा है। अब यकीनन उसकी प्रोडक्शन बढ़ी है, उसकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा चीजों में डिवाइड हो गई। अब ज्यादा चीजों में डिवाइड होने से पर यूनिट गिर गई, और जैसे ही पर यूनिट गिरी, अब वो चीज सस्ती बेच पाएगा। तो सर, लार्ज स्केल इकोनॉमी का बेनिफिट अगर लेना है, तो आपको फिक्स कॉस्ट पर यूनिट को अगर गिराना है, आपको किस पे जाना पड़ेगा, लार्ज प्रोडक्शन वॉल्यूम पे जाना पड़ेगा। इसी तरह बेटा कुछ बिहेवियर हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट के भी हैं। पहले आ जाते हैं वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल का बिहेवियर समझते हैं। अभी बात चल रही थी कि हम लोग शर्ट बनाकर बेच रहे हैं। अगर एक शर्ट बनाओगे, 100 रुपए का कपड़ा लगेगा और टोटल 100 रुपए का ही लगेगा। अगर 2 यूनिट बनाओगे, तो 100 रुपए वाला कपड़ा 2 बार लगेगा और टोटल 200 रुपए का लगेगा। अगर 5 शर्ट बनाओगे, 100 रुपए वाला कपड़ा 5 बार लगेगा और टोटल 500 रुपए का लगेगा। अगर 10 शर्ट बनाओगे, 100 रुपए वाला कपड़ा 10 बार लगेगा और टोटल 1,000 रुपए का लगेगा। अब अगर मैं प्रोडक्शन और टोटल कॉस्ट के दरमियान रिलेशनशिप देखूं, तो ये मुझे कुछ डायरेक्ट रिलेशनशिप नजर आ रहा है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, मेरी मटेरियल की कॉस्ट भी टोटल बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे प्रोडक्शन कम होती जा रही है, हमारी मटेरियल की कॉस्ट भी कम होती जा रही है। अगर इसी बात को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करूं, प्रोडक्शन और मटेरियल कॉस्ट के दरमियान ग्राफ बनाऊं, तो बेटा ये ग्राफ कुछ इस किस्म का होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, मटेरियल की कॉस्ट भी पर यूनिट क्या इन टोटल क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे प्रोडक्शन का वॉल्यूम कम होता जा रहा है, आपकी मटेरियल कॉस्ट इन टोटल भी क्या होती जा रही है, वो कम होती जा रही है। इसका मतलब ये हो गया, वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल वेरीज विथ द लेवल ऑफ एक्टिविटीज। ये जो वेरिएबल कॉस्ट है, ये वेरी कर रही है विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी। इसी बेटा वेरिएबल कॉस्ट का एक बिहेवियर और बन सकता है, और वो है वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल, सॉरी पर यूनिट। इन टोटल की बात तो हो गई थी,
जी सर, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब मैं उसी डेटा को रिवर्स करके समझा रहा हूँ। 100 रुपए का टोटल फैब्रिक लगा जब हमने एक शर्ट बनाई। बनने वाली हर शर्ट में 100 रुपए पर यूनिट का मटेरियल लग रहा है। 200 रुपए का फैब्रिक लगा जब हमने 2 यूनिट बनाए। तब भी बनने वाली हर शर्ट पे 100 रुपए पर यूनिट का मटेरियल लग रहा है। सर, 500 रुपए का कपड़ा लगा जब हमने 5 शर्ट्स बनाई। बनने वाली हर शर्ट पे 100 रुपए पर यूनिट के हिसाब से खर्चा हो रहा है। अब नजर क्या रहे, एक बनाने पर 100 रुपए, 2 बनाने पर 200 रुपए, 5 बनाने पर 500 रुपए। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, मटेरियल की कॉस्ट भी पर यूनिट हमारी बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर पर यूनिट देखो, वो क्या नजर आ रही है, वो कांस्टेंट नजर आ रही है। एक बनाओ जब भी 100 रुपए का कपड़ा पर यूनिट, 5 बनाओ जब भी 100 रुपए का कपड़ा पर यूनिट। अब अगर मैं इस बात को ग्राफ पेपर पे लेके जाऊं, अगर मैं प्रोडक्शन और मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट के दरमियान रिलेशनशिप बनाऊं, और एक शर्ट पे अगर 100 रुपए का मटेरियल लग रहा है, तो ये कुछ स्ट्रेट लाइन की शक्ल बनेगा। इसका मतलब ये हुआ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट remains constant at various activity level। अब अगर इस बात की भी समरी बनाऊं, तो जिसको आप वेरिएबल कॉस्ट कह रहे हो, इन टोटल वो वाकई में वेरिएबल है, लेकिन पर यूनिट तो वो फिक्स्ड है। देखिए, समझने की कोशिश करें बिहेवियर को। ये जो फिक्स कॉस्ट है ना, इन टोटल क्या कह रही है, इन टोटल तो मैं फिक्स्ड हूँ, लेकिन पर यूनिट में क्या करूंगी, मैं तो वेरी करूंगी। वेरिएबल कॉस्ट क्या कह रही है, सर इन टोटल मैं वेरी करूंगी, लेकिन पर यूनिट में क्या रहूंगी, मैं फिक्स रहूंगी। इन टोटल देखो, जो फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स्ड है। ठीक है, इन टोटल मतलब अगर आपका रेंट 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए रेंट, तो टोटल रेंट 1 लाख, हम इसकी बात कर रहे हैं। इन टोटल वो फिक्स्ड है, लेकिन पर यूनिट वो वेरी कर रहा है। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है, नाम है वेरिएबल, इन टोटल वो वेरिएबल है, लेकिन पर यूनिट वो कौन है, तो फिक्स्ड है। सर, ये बिहेवियर जान के हम करेंगे क्या, मैं अभी समझाता हूँ जान के करेंगे क्या। इसकी मदद से हम अपनी प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करेंगे डिफरेंट चीजों की। अब एक आखिरी बात वो है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल एक ऐसी कॉस्ट जिसका कुछ पोर्शन फिक्स्ड है, बाकी पोर्शन वेरिएबल है। अगर आप सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ बनाएं, तो ये ग्राफ कभी भी जीरो से शुरू नहीं होगा और कुछ इस किस्म का होगा।
जीरो से शुरू क्यों नहीं हुआ है? सर कुछ ना कुछ कॉस्ट आपके पास क्या है, फिक्स्ड है। ये पोर्शन आपका फिक्स्ड है। आप कुछ भी काम नहीं करो, 1 लाख का रेंट तो आपने देना ही देना है। 1 लाख का रेंट प्लस सम वेरिएबल कॉस्ट वो आपको देना है। आप सुपरवाइजर को फारिग बिठाओ, जब भी आपने 40,000 की सैलरी तो देनी ही देनी है, वो आपकी फिक्स्ड है। इसके ऊपर जो कुछ देना है वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। देखिए बेटा, आपने भी कॉस्टिंग नई नई पढ़ना शुरू करी है और आपके सिलेबस का जो एंड होना है वो होना है डिसीजन मेकिंग के ऊपर। ठीक है, आपने ये बिहेवियर वगैरह समझ के बड़े बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना सीखना है। मजाक की एग्जांपल, एज्यूम करो घर में कोई वेडिंग फंक्शन होने वाला है, अभी काफी टाइम है। अब्बू ने बोला भाई मैं फंक्शन के हवाले से सब घर वालों से कोई मीटिंग करना चाहता हूँ, शाम को घर सब घर पे इस टाइम पर आ जाए। आपने कहा अब्बू मैं, अब्बू ने कहा चलो तुमने भी कॉस्टिंग पढ़ना शुरू कर दी है, तुम भी कुछ अक्ल वाली बातें सीख गए होंगे, तुम भी मीटिंग में बैठ जाना। हालांकि मीटिंग ना कोई काम ही नहीं है। ठीक है, आप भी बैठ गए। अब्बू ने ऐसे बोला बेटा इस फंक्शन के लिए मुझे एक बैंक्वेट हॉल बहुत पसंद आ रहा है। अब्बू ने नाम बताया, तब हमारे अब्बू तो बहुत अच्छा हॉल है। अब्बू ने कहा मैं वहाँ गया था, मालूमात कर कर आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा वाला हॉल है, वो एक दिन के फंक्शन के 5 लाख रुपए मांग रहा है, जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है। क्या आप में से कोई मेरी मदद कर सकता है उस 5 लाख रुपए को कम करने में? हमें बैठकर इसकी थोड़ी प्लानिंग करनी है। आपने कहा अब्बू मैं कुछ बोलूं? उन्होंने कहा बोले भाई। आपने कहा अब्बू वैसे इस फंक्शन में आपका इरादा कितने मेहमान बुलाने का है? अब्बू ने कहा सर वैसे तो हॉल बहुत बड़ा है, उसमें 500 मेहमानों की गुंजाइश है, इतने गेस्ट हमारे होंगे नहीं, बहुत होगा हमारे 250 गेस्ट होंगे। आपने कहा अब्बू मेरी बात मान लें, ये हॉल सस्ता पड़ जाएगा, आप गेस्ट के नंबर को डबल कर दें। अब्बू ने कहा वो कैसे? आपने कहा देखिए अब्बू 5 लाख रुपए का रेंट है और आप 250 मेहमानों को बुलाने का इरादा रखते हैं, तो 5 लाख हो गई आपकी फिक्स कॉस्ट। ठीक है ना, हॉल वाले को इससे फर्क नहीं पड़ता, मेहमान 500 हो 300 हो 400 हो, वो तो आपसे 5 लाख लेगा 3 घंटे के फंक्शन के। अगर आप 250 मेहमान बुलाते हो और 5 लाख देते हो, तो पर मेहमान आपको रेंट क्या पड़ रहा है? 2,000 रुपए। आप मेरे कहने से मेहमान डबल कर दो, 5 लाख को किससे डिवाइड कर लो? 500 से। अब बताओ रेंट क्या पड़ेगा? 1,000 रुपए। आपने फौरन बोला देखा अब्बू मैंने बैठे बैठे कैसी प्लानिंग करी, आपको हॉल सस्ता पड़ गया। अब्बू ने हंस के बोला बेटा लगता है कॉस्टिंग नई नई पढ़ना शुरू करिए, और वो भी लगता है सर माजिद से पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, जब भी ऐसी नासमझी वाली बातें कर दो। लगा अब्बू क्या हुआ? अब्बू ने कहा बेटा मैं तो ये समझा था आप लोग मेरी कोई ऐसी बातचीत को ऐसी बात करेगा, भाई हॉल वाले से कोई जान पहचान निकालते हैं, कोई रेफरेंस निकालते हैं, उसको कोई फोन वोन करवाते हैं जान पहचान वाले से, वो ख्याल करेगा हमारा रेंट कम कर देगा, तुमने मेहमान बढ़ाने की बात कर दी। मैं मानता हूँ अगर मेहमान डबल कर दूंगा तो रेंट पर मेहमान मुझे 1,000 रुपए आधा हो जाएगा, लेकिन आने वाले मेहमानों को खाना भी तो खिलाना पड़ेगा। अब्बू ने कहा मैं मेहमानों को जो खाना खिलवाना चाह रहा हूँ, मैंने कैटरिंग वाले से बात करी है, वो कह रहा है जो आपने मेन्यू बनाया है उसमें 1,000 रुपए पर मेहमान का खाना आपको पड़ेगा। अब तुम्हारे कहने से अगर मैं 250 मेहमान बढ़ा देता हूँ और हर मेहमान को मैं 1,000 रुपए का खाना एडिशनली खिलाता हूँ, मेरी क्या बढ़ जाएगी? खाने वाली कॉस्ट। और खाने की कॉस्ट मेरी कौन है? एक वेरिएबल कॉस्ट है। यानी बचाने गए थे फिक्स कॉस्ट, तो बढ़ क्या गई? वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई। ठीक है, आपने ऐसे ही अब्बू को मजाक में बोला, अब्बू को गुस्सा तो नहीं कर सकते। आपने कहा अब्बू अब या तो फिक्स कॉस्ट बचवा लो या वेरिएबल कॉस्ट बचवा लो, कोई एक बचवा लो हमसे। अब्बू ने कहा बेटा जब पूरी प्लानिंग कर लोगे ना और पूरी कॉस्टिंग सीख जाओगे तो आप देखना, ना सिर्फ आप रेंट भी बचाने की बातें करोगे, बल्कि आप खाने के पैसे भी बचाने की बातें करोगे, और ये दोनों बचत की बातें आप एक साथ ही करोगे। आपने कहा अब्बू ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। उन्होंने कहा बेटा अभी आप नहीं समझ पाओगे क्योंकि आपने अभी पूरी कॉस्टिंग शायद नहीं पढ़ी है। तो प्लानिंग करने के लिए बेटा कॉस्ट से दोस्ती करना जरूरी है, और दोस्ती करने का मतलब मजाक में ये होता है कॉस्ट का बिहेवियर समझ में आना बहुत जरूरी है। जब तक बिहेवियर समझ में नहीं आएगा
यानी जिस चीज की मुझे बिहेवियर नहीं पता, उस चीज की मैं प्लानिंग क्या करूं, उस चीज की मैं कंट्रोलिंग क्या करूं। यहाँ तक बात थोड़ी बहुत समझ में आ गई। अगर ये बिहेवियर समझ में आता है, हम इस बिहेवियर की बेसिस पर हम अपनी आगे की बात बढ़ा रहे हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट में अब हम आखिरी चीज पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कॉस्ट एस्टिमेशन। कॉस्ट एस्टिमेशंस के पहले सिलेबस में दो मेथड हुआ करते थे। अब इन्होंने नए सिलेबस में 2022 से एक कर दिए। पहला मेथड हुआ करता था हाई एंड लो मेथड, ये आज भी सिलेबस में है। और दूसरा रिग्रेशन एनालिसिस, जिसे आप लीस्ट स्क्वायर मेथड भी कहते हैं। याद है ना, स्लोप y इक्वल टू a प्लस बी एक्स स्टेट्स रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, नाउ नॉट इन सिलेबस, अब ये सिलेबस में रहा नहीं। तो जब एक चीज सिलेबस में रही नहीं तो ब्लाउज क्यों लिख रहा हो, लिखना जरूरी है। क्योंकि जब आप पास पेपर की प्रैक्टिस करोगे, आपको पास पेपर में रिग्रेशन के सवाल नजर आएंगे। तो आप फिर मुझे पिक्चर खींच के भेजोगे समाजित ये तो आपने करवाया नहीं। ठीक है, रिग्रेशन कॉस्टिंग से हटकर गया था एमएफए में, बच्चों को मैं वहां करवाता था। फिर 2022 2023 में इन्होंने उसको एमएफए से भी हटा दिया। ठीक है, और आपने स्टैट्स में इसको पढ़ लिया, बहुत अच्छा है। हालांकि दोनों को कंपेयर करूं तो ज्यादा अच्छा मेथड कौन सा है, वो रिग्रेशन वाला है। उसका आंसर ज्यादा रिलायबल आता है। ठीक है, लेकिन अब वो सिलेबस में नहीं है, तो फिर हमारे लिए एक ही है, हाई एंड लो मेथड। हेडिंग है कॉस्ट एस्टिमेशन, तो मतलब कॉस्ट का अंदाजा लगाना। कभी कभी ऐसा होता है कि कॉस्ट अकाउंटेंट फ्यूचर की प्लानिंग करता है, फ्यूचर की फोरकास्टिंग करता है। फ्यूचर की फोरकास्टिंग करने के लिए उसके पास कुछ तरीके चाहिए। ऐसे ही एग्जाम्पल से बात समझ लो, आप लोग सोच रहे हो कहीं खाना खाने जाए, दोस्त लोग मिलकर, किसी ने ऐसे बोला यार अंदाजन कितना खर्चा हो जाएगा। ये पता है फोरकास्टिंग कब हो सकती है, जब आपके पास कुछ पास एक्सपीरियंस अवेलेबल हो। थोड़ा पास एक्सपीरियंस होगा ना, फ्यूचर की फोरकास्टिंग हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। जैसे आपने कहा यार अमूमन हम जब भी जाते हैं 4-5 दोस्त, 8-10 हज़ार का बिल तो बन ही जाता है। अब भी जहां जाएंगे इतने तक का बिल बन जाना चाहिए। एक्चुअल बिल कब बने, कितना बनेगा, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन 12 का अंदाजा तो आपने लगा लिया ना। किसी ने ऐसे ही बोला यार हम पिकनिक पे जा रहे हैं, आप प्लानिंग कर रहा हूँ, एक अंदाजा बता दो, अंदाजन पिकनिक में कितने तक पैसे खर्च हो जाएंगे। मान लो इस जैसी पिकनिक, पिकनिक अरेंज करने वाला पहले भी कई बार कर चुका है। उसने अभी बोला यार ऐसी 25-30 लोगों की पिकनिक में अमूमन 40-50 हज़ार रुपए तक का खर्च हो जाना मामूल की बात। इसी तरह कभी कभी ऐसा होता है, मैनेजमेंट आके हमसे कहती है "सर, एक बात तो बताएं, अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल अगले महीने 5,000 चीजें बनाएं, अंदाजन कितनी कॉस्ट लग जाएगी"। पहला जवाब हमें क्या पता, और फिर तो आप जॉब से निकाल दिए जाओगे। जिसको पता ही कुछ नहीं है, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की पोस्ट पे क्या कर रहा है। तब मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को पैदा करता है। वो क्या बोलेगा, देखिए सर अगर आप अगले महीने 5,000 चीजें बनाए, एग्जैक्ट कॉस्ट कितनी लगेगी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल बिहेवियर को देखते हुए मैं कुछ फोरकास्टिंग करके आपको बता सकता हूँ, कुछ एस्टिमेटेड कॉस्ट आपको बता सकता हूँ। बस वो बन जाती है हमारे कॉस्ट एस्टिमेशन। कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए सबसे आसान मेथड, इंतहाई बचकाना मेथड, उसे हम कहते हैं हाई एंड लो मेथड। अब क्या होता है ये मेथड, कैसे काम करता है, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल बना रहा हूँ, साथ साथ जरा कॉपी कर लीजिएगा।
चलिए बेटा, इसमें मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल बनाया। 4 मंथ का डेटा अवेलेबल है। ये वो 4 महीने हैं जो गुजर चुके हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। मैंने 4 मंथ की प्रोडक्शन ऐसे कुछ भी एज्यूम कर ली, 4 मंथ की टोटल कॉस्ट एज्यूम कर ली। फिर रिक्वायरमेंट में लिख दिया कि आप ये बताइए कि अगर हम लोग किसी महीने 10,000 चीजें बनाएं, हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी लगेगी। ठीक है, ये हमें एक अंदाजा लगा। 10,000 चीजें अगर बनी तो उसमें एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगेगी वो तो वक्त बताएगा। हम यहाँ से बैठ के अभी खाली एस्टिमेट करने जा रहे हैं। अब इसके लिए बेटा एक मेथड है हमारी कॉस्टिंग में, इसे हम कहते हैं हाई एंड लो मेथड। ये हमारी थोड़ी सी मदद कर देता है। पहले तो यहाँ देखें, जिस चीज को आप कह रहे हैं टोटल कॉस्ट, जो कभी कम ज्यादा हो रही है, टोटल कॉस्ट में 2 किस्म की कॉस्ट होगी। इसमें कुछ कॉस्ट ऐसी भी होंगी जो कि फिक्स कॉस्ट होंगी, और इसी टोटल कॉस्ट में कुछ कॉस्ट ऐसी भी होंगी जो कि वेरिएबल कॉस्ट होंगी। ऐसा ही होगा ना भाई। टोटल कॉस्ट में कुछ कॉस्ट फिक्स नेचर की होंगी, कुछ कॉस्ट वेरिएबल नेचर की होंगी। चले दोस्त, अब आ जाइए फिक्स और वेरिएबल। बिहेवियर अभी आपको समझा के लाया। कभी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, कभी प्रोडक्शन कम हो रही है। अब ये बताइए, प्रोडक्शन कम या ज्यादा होने पर फिक्स कॉस्ट में कोई फर्क पड़ रहा होगा? नो सर। प्रोडक्शन कम कर लो या ज्यादा कर लो, फिक्स कॉस्ट तो आपकी वहीं की वहीं मौजूद होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो फिक्स कॉस्ट है ना वो 2 हैं। वो क्या 2 कैसे? एक तो हमारी जो फिक्स कॉस्ट इन टोटल है वो फिक्स्ड है, और दूसरी हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो फिक्स्ड है। जब आप कॉस्ट की फोरकास्टिंग करने जाते हो, कैसी कॉस्ट जो कि वेरिएबल हो, उसे थोड़ा सा ढूंढना मुश्किल है। मजाक की बात, कॉस्ट को क्या बोल रहा हूँ, ओ भाई तुम एक जगह रुको तो सही, तो तुम्हें मैं ढूंढूं। तुम तो बार बार क्या हो रहा हो, वेरी कर रहा हो, कम ज्यादा ज्यादा ज्यादा। कहीं ठहरो तो सही, तुम्हें फोरकास्ट करूं। और ठहरी भी चीजें 2 हैं। नंबर 1, या तो फिक्स कॉस्ट इन टोटल वो फिक्स्ड है, या फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वो फिक्स्ड है। हाई एंड लो मेथड ये कहता है कि आपके पास जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन हैं, आप उसमें पहले 2 पॉइंट लोकेट करो। एक ऐसा पॉइंट जहां पर आपकी कॉस्ट हाईएस्ट हो, और एक ऐसा पॉइंट जहां पर आपकी कॉस्ट लोवेस्ट हो। इस वक्त हाईएस्ट पॉइंट वो आ रही है मार्च के मंथ में। मैंने कहा यार ये मेरा हाई पॉइंट हो गया। और लो कॉस्ट वो आ रही है जनवरी में। मैंने कहा भाईजान ये मेरा लो पॉइंट हो गया। अब हाई एंड लो मेथड को अप्लाई करने जा रहे हैं। जब इस मेथड को अप्लाई करने जाते हैं, इसे 2 स्टेप में अप्लाई करते हैं। पहले ही आपको निकलवा के देगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। हाई लो मेथड आपको एक अंदाजा लगाने में मदद करेगा कि 1 यूनिट बनाने में आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी लग रही है। आपका जो हाई पॉइंट है वो है 8,000 यूनिट का, और जब आप 8,000 यूनिट बना रहे हो, आपकी टोटल कॉस्ट लग रही है 90,000। आपका जो लो पॉइंट है, जब आप कितनी, लो पॉइंट कितना है, 2,000 यूनिट बना रहे हो, तो आपकी टोटल कॉस्ट लग रही है 30,000। अब आप आराम से इन दोनों के दरमियान डिफरेंस ले लें। इन दोनों का डिफरेंस हमें एक इंतहाई लॉजिकल बात बता रहा है। सर वो क्या? अगर मैं 8,000 चीजें बनाता हूँ, मेरी टोटल कॉस्ट लग रही है 90,000। और अगर मैं 2,000 चीजें बनाता हूँ, मेरी टोटल कॉस्ट लग रही है 30,000। अगर हम लोग 6,000 यूनिट ज्यादा बनाए, ज्यादा,
तो ज्यादा बनाने पर टोटल कॉस्ट 60,000 रुपए से बढ़ गई। अब ये बताओ, जब मैं ज्यादा बनाऊंगा क्या मेरी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी? सर फिक्स कॉस्ट तो नहीं बढ़ेगी, ज्यादा बनाने पे भी रेंट वही है, कम बनाने पे भी रेंट वही है। ज्यादा बनाने पर अगर टोटल कॉस्ट बढ़ रही है तो उसका कौन सा पोर्शन बढ़ रहा होगा? वेरिएबल पोर्शन बढ़ रहा होगा। फिर समझना बात को, ज्यादा मेहमान बुलाने पर आपके बैंक्वेट का रेंट नहीं बढ़ जाएगा, वो ना आपकी फिक्स कॉस्ट है। क्या बढ़ जाएगा? खाने के पैसे बढ़ जाएंगे, वो आपका वेरिएबल है। और अभी हम सीख कर आए, जो वेरिएबल होता है पर यूनिट वो क्या होता है? वो फिक्स्ड होता है। तो यहां से निकाला जा सकता है, एक अंदाजा लगाया जा सकता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसके लिए आप डिफरेंस इन कॉस्ट को डिवाइड करवा लो डिफरेंस इन यूनिट से। इस वक्त हमारे पास कॉस्ट का डिफरेंस आ रहा है 60,000, यूनिट का डिफरेंस आ रहा है 6,000। जब हमने 60,000 रुपीज को 6,000 यूनिट से डिवाइड करा, आंसर क्या गया? 10 रुपए पर यूनिट। अब ये 10 रुपए पर यूनिट हमें क्या बता रहा है? सर ये बता रहा है चीजें कम बनाओ या ज्यादा बनाओ। हर दफा बनाने में 10 रुपए की क्या लग रही होगी? वेरिएबल कॉस्ट लग रही होगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एक चीज को बनाने में। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट होती है। जैसे भी हमने कहा था 100 रुपए का कपड़ा लग रहा होगा हर शर्ट में। अब मैं अगले स्टेप में मालूम करना चाहता हूं फिक्स कॉस्ट पर मंथ। हमारी फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ कितनी है? सर फिक्स कॉस्ट पर मंथ इन टोटल वो तो फिक्स्ड है। अगर फैक्ट्री का रेंट 1 लाख रुपए है तो बार बार लाख रुपए लाख रुपए लाख रुपए लाख रुपए का रेंट आपने पे करना है। अब आप चाहे प्रोडक्शन कम करो या प्रोडक्शन ज्यादा करो, इवन प्रोडक्शन ना भी करो, आपकी फिक्स कॉस्ट पर मंथ क्या होनी है? वो सेम होनी है। वैसे तो हर लेवल पे सेम आएगी, समझाने के लिए हम हाई एंड लो पॉइंट पे काम कर लेते हैं। मैं 2000 यूनिट्स और हाई पॉइंट है 8000, 2000 और 8000 चीजें बनाने पर फिक्स कॉस्ट को एस्टिमेट करना चाह रहा हूँ। अब इस कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए सबसे पहले मैंने उठाई टोटल कॉस्ट। जी सर, 2000 पे हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है? वो है 30,000। और 8000 पे 90,000। ये है हमारी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में नेचर के लिहाज से दो किस्म की कॉस्ट शामिल है। इसमें कुछ शामिल है फिक्स्ड वाली कॉस्ट और कुछ शामिल है वेरिएबल वाली कॉस्ट। अगर मैं टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट हटा दूं तो बाकी क्या बचेगी? फिक्स कॉस्ट बचेगी। अब मैं टोटल कॉस्ट में से लेस करवाने जा रहा हूं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब आपने कहा सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहां से लाएंगे? वो आराम से निकल आएगा क्योंकि इसका मुझे बिहेवियर पता है। वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल वेरीज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। मैं चाहे 2000 बनाऊं या 8000 बनाऊं, जब भी बनाऊंगा हर चीज को बनाने में 10 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारी फिक्स्ड होती है। अगर मैं 2000 चीजें बनाऊंगा तो 10 रुपए 2000 दफा लगेंगे। और अगर मैं 8000 चीजें बनाऊंगा तो 10 रुपए 8000 दफा लगेंगे। जब हमने 10 को 2000 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया 20,000। और इसी 10 को जब 8 से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 80,000। अब जब हमने इसका आंसर निकाला, वो आ गया 10,000 पर मंथ।
और ये हमें क्या बता रहा है, आप काम कम करो या ज्यादा करो, हर महीने आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी लगनी है, 10,000 पर मंथ लगनी है। समझ में आ रही कुछ बेटा बात। अब अगर ये बिहेवियर की मदद से आपने कॉस्ट एस्टिमेट कर ही लिया है, तो यहाँ से अब आप डिराइव कर सकते हैं अपना एक कॉस्ट फंक्शन। इसे कॉस्ट फंक्शन भी कहा जाता है, कॉस्ट इक्वेशन भी कहा जाता है। सर क्या है ये फंक्शन? फंक्शन है सर y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये हमारा कॉस्ट फंक्शन है। वेयर y इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ए इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ, ए इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ, बी इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट per unit and x equal to number of units। हमारी जो टोटल कॉस्ट है जनाब, किसी ने ऐसे ही पूछा है चैट पे, तो जो हम हाई एंड लो मेथड के हवाले से बात कर रहे हैं, ये हमारे पास कहाँ पर दिया हुआ है बेटा? हाई एंड लो मेथड मुख्तलिफ चैप्टर में बिखरा हुआ है, इसका इस्तेमाल आगे जाकर मुख्तलिफ चैप्टर्स में आएगा, लेकिन किसी ताल्लुक बिहेवियर से है, या तो मैंने उसको खींच के कहाँ पे ले लिया, बिहेवियर के साथ रिलेट कर लिया। हमारी जो कॉस्ट फंक्शन है ए प्लस बी एक्स, ये है फिक्स कॉस्ट। काम कम करो ज्यादा करो, हमारी फिक्स कॉस्ट तो लगनी लगनी है। कितनी? हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो बराबर है 10,000, ये तो लगनी लगनी है, प्लस बी एक्स, बी है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है 10 रुपए, और एक्स नंबर ऑफ यूनिट। आप जितनी चीजें बनाओगे, फिक्स कॉस्ट भी लगेगी, वेरिएबल कॉस्ट भी लगेगी। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड है, वो 10,000 पर मंथ ही लगेगी, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है वो वेरी करेगी विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी। ज्यादा चीजें बनाओगे 10 रुपए ज्यादा बाल लगेंगे, कम चीजें बनाओगे 10 रुपए कम बाल लगेंगे। आप मालूम क्या करना चाह रहे थे रिक्वायरमेंट में? तो हम तो ये मालूम करना चाह रहे थे, अगर 10,000 चीजें किसी महीने बनी, टोटल कॉस्ट कितनी लग जाएगी? क्या 10,000 चीजें बनाने पर टोटल कॉस्ट 10,000, फिक्स कॉस्ट 10,000 से बढ़ जाएगी? वो तो वही रहेगी। क्या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो जाएगी? नो सर, वो भी 10 रुपए रहेंगे। और अगर मैं 10,000 चीजें बनाऊं तो 10 रुपए 10,000 बार लगेंगे, ये हो जाएगा 10,000 की फिक्स कॉस्ट और 1,00,000 की वेरिएबल कॉस्ट। अगर किसी महीने हम लोग 10,000 चीजें बनाएं, कॉस्ट बिहेवियर को देखते हुए ऐसा लगता है हमारी टोटल कॉस्ट कितनी लग जाएगी? 1,10,000 तक की लग जाएगी। भाई जरा बात समझ में आ रही है सबके? ये बेटा कहलाता है हाई एंड लो मेथड। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल, वो हमारा एक चैप्टर है, उसका नाम है टारगेट कॉस्टिंग, उसके अंदर मौजूद है। तो उसमें इस्तेमाल क्यों है? मैंने आपको बताया था सिलेबस के वक्त, टारगेट कॉस्टिंग एक ऐसा कॉस्टिंग मेथड है जो उस वक्त अप्लाई करते हैं जब नई नई प्रोडक्ट को बनाया जाता है, नई नई प्रोडक्ट को डेवलप किया जा रहा होता है। जब किसी नई प्रोडक्ट को डेवलप किया जा रहा है, यानी वो प्रोडक्ट अभी बनी भी नहीं है,
हम मालूम करना चाहते हैं कितने तक की बनेगी, तो फिर यकीनन उसमें क्या लगाना पड़ता है, कॉस्ट का एस्टिमेशन। देखिए एक ऐसी चीज जिसका वजूद सिर्फ पेपर पर है, डिजाइन वगैरह अभी बनी ही नहीं है वो चीज, और मैनेजमेंट बोल दे भाई अंदाजन बताओ, जब कभी हम ये चीज बनाएंगे अंदाजन कितने तक की बनेगी, मैं भी तो यही बोलूंगा सर परफेक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन बहरहाल थोड़ा बहुत जो कॉस्ट की नॉलेज मेरे पास है उस कॉस्ट को मैं आपको एस्टिमेट करके जरूर दे सकता हूँ। और कॉस्ट एस्टिमेशन का सबसे आसान मेथड क्या है, हाई एंड लो मेथड। बस बेटा ये हमारे वो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो थोड़े से आपकी नॉलेज में हो तो चीज़ों को ज़रा सा समझना आसान हो जाता है। अब हम लोग इस पोजीशन में आ गए कि अपने किसी चैप्टर को शुरू कर सकें, और जिस चैप्टर से हमने शुरू करना है उस चैप्टर का नाम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। चलिए बेटा इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का चैप्टर आपके पास सिलेबस में दिया हुआ है डिसीजन मेकिंग के अंदर। हमारा जो सिलेबस का लास्ट एरिया था इसका काम था डिसीजन मेकिंग, उसमें दिया हुआ है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आपने कहा सर माजिद अभी तो चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, सिलेबस शुरू कर रहा हूँ, एकदम से हमें इतने मुश्किल काम पे लिया है डिसीजन मेकिंग, लेकिन इस स्टेज पर समझी जा सकती है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस बार जो अटेम्प्ट हुई है इसमें इसके 2 क्वेश्चन आए। ठीक है सर, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी एक ही अटेम्प्ट में इसके 2 क्वेश्चन आ चुके। इन्वेंट्री तो आप समझते हो, ठीक है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो आप इन्वेंट्री के अंदर खरीद के लाओगे रॉ मटेरियल, और अगर आप कौन हो, अगर आप सोल प्रोपराइटर हो, सॉरी अगर आप ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास परचेज करके लाओगे फिनिश गुड। आप चाहे रॉ मटेरियल परचेज करो, आप चाहे फिनिश गुड परचेज करो, दोनों आपकी इन्वेंट्री है, और इस इन्वेंट्री को थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा, मैनेज करके। अब इसको मैनेज क्या करना है सर, मैनेज करने के लिए आप पहले ये समझो कॉस्ट रिलेटेड टू इन्वेंट्री। वो कौन कौन सी कॉस्ट हैं जो इन्वेंट्री से रिलेट करती है, क्योंकि उन्हीं की प्लानिंग उन्हीं की कंट्रोलिंग आपने इस चैप्टर में करनी है। वो बेटा 4 कॉस्ट है। पहली कॉस्ट परचेज कॉस्ट, नंबर 2 ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर 3 होल्डिंग कॉस्ट, जिसे हम लोग कैरिंग कॉस्ट भी कहते हैं, और आखिरी स्टॉक आउट कॉस्ट। ये है बेटा 4 किस्म की कॉस्ट जिसकी इस चैप्टर में आपने प्लानिंग और कंट्रोलिंग करनी। सबसे पहले परचेज कॉस्ट, इन्वेंट्री को परचेज करके लाना पड़ता है। जब आप इन्वेंट्री को परचेज करके लाओगे, परचेज फ्री में नहीं होता, परचेज करने की कोई ना कोई कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है। हर कोई चाहता है परचेज कॉस्ट कम से कम पे करे, हर कोई चाहता है। सिंपल एग्जांपल यार,
घर के पास जो दुकान है उससे चीज खरीदो, वो नॉर्मल रिटेल प्राइस पे देगा। इम्तियाज सुपरमार्केट चले जाओ, थोड़ी सी वही चीज सस्ती दे देगा। होलसेल मार्केट चले जाओ, थोड़ा और सस्ती चीज मिल जाएगी। आप क्या चाह रहे हो? आप अपनी परचेज प्राइस को कम करना चाह रहे हो, इसके लिए दिमाग लगा रहे हो भाई मुझे परचेज कहाँ से करनी चाहिए। इसी तरीके से बेटा फैक्ट्रीज के अंदर मटेरियल परचेज होता रहता है। ये भी चाहते हैं सर मटेरियल जो परचेज हो रहा है अच्छी से अच्छी प्राइस पे परचेज हो, कम से कम प्राइस पे परचेज हो। नॉर्मली परचेज प्राइस को कम करने का जो एक जनरल तरीका देखा गया है वो ये है कि आप बल्क में परचेज करो। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है जब आप बल्क में परचेज करते हो आपको सप्लायर परचेज डिस्काउंट दे देता है, और डिस्काउंट मिलने से चीज थोड़ी सस्ती हो जाती है। इस चैप्टर में आप ये सीखोगे डिस्काउंट लेना चाहिए या डिस्काउंट नहीं लेना चाहिए। आपने कहा समाजिक क्या उल्टी बात कर दी आपने, सप्लायर हमें डिस्काउंट दे रहा है, कौन भाई दुकान में क्या है चीज सस्ती ले लो, कौन ना समझ होगा भाई, मना करेगा, हम करेंगे। और फिर भी हम समझदार हैं, हम समझदार हैं। कभी कभी ज्यादा डिस्काउंट लेने में उल्टा फायदे के बजाय क्या हो जाता है, नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो परचेज कॉस्ट कैसे बचाई जा सकती है वो प्लानिंग इस चैप्टर में सीखोगे। दूसरा, ऑर्डरिंग कॉस्ट। जब आप इन्वेंट्री को ऑर्डर करने जाते हो, ऑर्डर करते वक्त भी बहुत सारी कॉस्ट लग जाती है। पहली एग्जांपल, सर सप्लायर को ऑर्डर देने गए, ऑर्डर देते वक्त कुछ डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, क्या वो डॉक्यूमेंट फ्री के होते हैं? नो, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डर देने के बाद सप्लायर हमें सामान डिलीवर करने आएगा, जब सामान डिलीवर करने आएगा कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट के पैसे भी चार्ज करेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट। जब सप्लायर सामान देकर जाएगा हम लोग क्या करेंगे, आने वाले सामान की इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन एक एक्टिविटी है और कोई एक्टिविटी फ्री में तो होती नहीं। वो खर्चे जो ऑर्डर करने से रिलेट करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर करने वाले खर्चे। ठीक है, हर कोई चाहेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट कम से कम। प्लानिंग बड़ी सिंपल, सामान भर भर के लाओ, ज्यादा ज्यादा लाओ। इससे क्या होगा, गाड़ी मार्केट जाओ गाड़ी भर भर के सामान लाओ, उससे क्या होगा सर, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम दफा होगा। जब मार्केट बार बार जाएंगे ही नहीं तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम लगेगी ना। लेकिन एक और कॉस्ट होती है, इसको हम कहते हैं होल्डिंग कॉस्ट। दूसरा नाम होता है कैरिंग कॉस्ट। सर ये क्या होती है? होल्डिंग कॉस्ट बेटा ऐसी कॉस्ट होती है जो उस वक्त लगती है जब हम इन्वेंट्री को होल्ड करते हैं। होल्ड करने से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो हैं होल्डिंग वाले खर्चे, कैरी करने वाले खर्चे। ठीक है, पहले एग्जांपल, इस कमरे में लाखों रुपए की इन्वेंट्री रखी हुई है, डर लग रहा है अल्लाह ना करे आग ना लग जाए, भाई इंश्योरेंस करवा लो, होल्डिंग कॉस्ट। कोई चोरी ना कर ले, मैं भाई सिक्योरिटी अरेंजमेंट करवा ले, होल्डिंग कॉस्ट। सर मटेरियल ऐसा है जो खास टेम्परेचर मांगता है वरना खराब हो जाएगा, भाई उसके लिए एसी लगवा ले, डीप फ्रीजर लगवा ले, अपने मटेरियल को खराब होने मत दे। लेकिन ये सारी चीज में क्या लग रही है, कॉस्ट लग रही है ना यार। आप समझना मजाक में। हम मार्केट गए, चिकन का रेट गिरा हुआ था, गाड़ी भर के चिकन लिया। मान लो घर में बड़ा डीप फ्रीजर भी है, एक नहीं कई कई है। अम्मी ने क्या बोला, इतनी चिकन लेकर आ गया। अम्मी ने कहा, आपने कहा अम्मी आधे से कम रेट हुआ है, परचेज प्राइस कितनी सस्ती मिली मेरे को। अम्मी ने कहा बेटा ये वो चिकन है खाने में हमें कितने महीने लग जाएंगे, और चिकन पेरिशेबल आइटम है। हमने कहा अम्मी डीप फ्रीज कर दें, घर में एक दो डीप फ्रीजर तो है ना। अम्मी ने डीप फ्रीजर मुंह तक भर दिए। अब्बू आ गए, क्या बोला, ये किसका फैसला था इतनी सारी चिकन लेकर आओ? अम्मी ने बोला आपके बेटे का। अब्बू ने कहा बेटा परचेज कॉस्ट तो बचा ली, एक बात भूल गए, डीप फ्रीजर बिजली से चलता है, और बिजली के मुझे आजकल नाइटमेयर आते हैं बिजली के बिल के। समझ पा रहा हूँ ना बेटा आप कहना क्या चाह रहा हूँ। अब इतनी सारी चिकन को फ्रीज करने के लिए डीप फ्रीजर को ज्यादा चलना पड़ेगा ना, बिजली का बिल बढ़ नहीं जाएगा।
हमने कहा अबू मार्केट तो बार बार नहीं जाना पड़ेगा ना, मैंने क्या बचा दी आपकी, परचेज कॉस्ट भी बचा दी, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बचा दी, लेकिन क्या बढ़वा दी, होल्डिंग कॉस्ट बढ़वा दी, होल्ड करने वाले खर्चे। वो खर्चे जो होल्ड करने से रिलेट करते हैं वो कहलाते हैं होल्डिंग वाले खर्चे। फिर एक खर्चा बेटा और होता है, इसको हम कहते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट। सर ये क्या होती है? स्टॉक आउट कहते हैं ऐसी सिचुएशन को, लेबर बैठी भी है, बाकी रिसोर्सेज भी हैं, लाइट भी है, मशीनें भी हैं, लेकिन प्रोडक्शन बंद पड़ी हुई है। व्हाई? वी आर रनिंग आउट ऑफ स्टॉक, स्टॉक खत्म हो चुका है। मान लो अल्लाह ना करे घर में चिकन खत्म हो गई और परचेजिंग आप करते हो। अब अम्मी क्या बोल रही है, आप कॉलेज से आओगे तो राशन का सामान आएगा, वो आएगा तो खाना पकेगा। आप घर पहुंचे, अम्मी शदीद भूख, मेरे बेटा कुछ खाने में नहीं है, फिलहाल आप जाओ मार्केट से सामान लेकर आओ। आपने कहा अम्मी खाने में क्यों नहीं है? अम्मी ने कहा बेटा खाने का सामान घर में खत्म हो गया, इसलिए खाना पकाना रोकना पड़ा। यही बात फैक्ट्री में भी होती है। हम बड़ी प्लानिंग करते हैं, मटेरियल हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को स्मूथली मिलता रहे, लेकिन कभी कभी हमारी बैड मैनेजमेंट हो जाती है, हम अच्छी प्लानिंग नहीं कर पाते। आज सुबह हुई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आया, मटेरियल दे दो, हम क्या कह रहे हैं यार थोड़ा सा हैवी ले लो, हमने कहा ये तो 2-3 घंटे में खत्म हो जाएगा। हमने कहा अभी ऑर्डर करते हैं, सप्लाई 4-5 दिन में ले आएगा, तो क्या 4-5 दिन तक प्रोडक्शन बंद करके बैठे रहो? अगर हाँ, तो आपकी प्रोडक्शन बंद हो गई, इसको हम कहते हैं स्टॉक आउट। और स्टॉक आउट की भी कोई ना कोई कॉस्ट होती है, नुकसान होता है। पहला नुकसान, स्टॉक आउट बार बार हो रहा है, प्रोडक्शन बार बार हो रही है, बंद हो रही है, क्या होगा? कस्टमर भागना शुरू कर देगा। कस्टमर क्या बोलेगा, सर ये ऑर्डर पकड़ लेते हैं, वक्त पे ऑर्डर कंप्लीट ही नहीं कर पाते, बैड इन्वेंट्री मैनेजमेंट की वजह से। सर कस्टमर भागता है तो भागने दो, सर ऐसे कैसे भागने दो? कस्टमर भागेगा तो सेल गिरेगी, और सेल में कौन छुपा हुआ है? हमारा प्रॉफिट छुपा हुआ है। भाई सारा नेट प्रॉफिट सेल से ही तो बचता है। जब सेल ही कम होगी तो नेट प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? कम होना शुरू हो जाएगा। बात बदलते हैं। फिर हमारी लेबर पर यूनिट के हिसाब से पैसे लेती है, जितनी चीजें बनाओ इतने पैसे मिलेंगे। स्टॉक आउट बार बार हो रहा है, लेबर की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, लेबर ने भागना शुरू कर दिया। वो क्यों भाग रहे हैं? वो कह रहे हैं सर स्टॉक बार बार आउट करवा देते हो, प्रोडक्शन बंद हो जाती है, हम चीजें कम बनाते हैं, हमारे पैसे भी कम बनते हैं, इसमें हमारा कसूर क्या है? हम किसी ऐसी फैक्ट्री में जा रहे हैं जहां पर अच्छी इन्वेंट्री की मैनेजमेंट होती हो, पढ़े लिखे लोग हो, जो इन्वेंट्री को आउट होने ना दें। बेकार आदमी जाता है, 100 बार जाए, काम का आदमी चला गया तो और प्रोडक्शन के लिए मसला खड़ा हो जाएगा। अब क्या करोगे? लेबर जा रही है, फौरी तौर पे नया आदमी तो नहीं मिलेगा, मिलने में टाइम लग गया और नुकसान हो गया। चलो उसी को रोक रहे हैं, भाई रुक जा, पैसे ज्यादा ले ले, एक्स्ट्रा कॉस्ट पे कर रहा हो, एक और कॉस्ट। क्या बोल रहा हूँ, ना स्टॉक आउट होता, ना इसको परेशानी होती, ना इसको परेशानी होती, ना ये नखरे दिखाता, ना ये नखरे दिखाता, ना हम इसको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करते। लेकिन ये सब खर्चे बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं हमारी बैड इन्वेंट्री मैनेजमेंट की वजह से। इस चैप्टर में सीखना क्या है? इन 4 कॉस्ट की प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? कोशिश करेंगे परचेज कॉस्ट कम से कम हो जाए, खत्म तो नहीं कर सकते। ऑर्डरिंग कॉस्ट कम से कम हो जाए, ऑर्डर देना बंद तो नहीं कर सकते। होल्डिंग कॉस्ट कम से कम हो जाए, होल्ड करना बंद तो नहीं कर सकते। लेकिन स्टॉक आउट कॉस्ट क्या हो जाए? ये खत्म ही हो जाए। आजकल पिछले 2-3 अटेम्प्ट से ये स्टॉक आउट के पीछे लगा हुआ है, और स्टॉक आउट मिला मिला के थोड़ी सी आपसे इन्वेंट्री की मैनेजमेंट करवाने की कोशिश करता है। और मजे की बात है, प्रोबेबिलिटी के साथ करवा रहा है। किसके साथ? प्रोबेबिलिटी टेबल के साथ। घबराओ नहीं, हमने सब पढ़ी है प्रोबेबिलिटी वगैरह, तो खाली उसको रिलेट कर रहे हैं फैसलों के साथ। ये प्रोबेबिलिटी कैसे हमारी मदद करती है डिसीजन लेने के अंदर। हाँ बेटा जी, यहाँ तक थोड़ी बात समझ में आ गई सबके? ठीक है, बस इंशाल्लाह अब हम अपना पहला चैप्टर शुरू करने की पोजीशन में आ गए। अगली क्लास शायद कल ही है इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह कल इस चैप्टर को ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे। आ सकती है।